ऊपर जो है प्रतिदर्शन पत्र पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न पत्र में से आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में मिल भी सकते हैं, ज्यादातर हेल्प हो सकती है। मुझे तो यही उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो अब मैं आपको 3 सेट देने वाला हूं, तीनों सेट में से मैं उम्मीद करता हूं ज्यादातर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, तीनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं विज्ञान विषय का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आपके सारे सब्जेक्ट करा दिए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहता कि बोल क्या रहा हूँ, तो समझते हैं कि फटाफट स्किप करके देख ले तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। क्योंकि इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पीडीएफ का पासवर्ड बताया जाएगा, जो इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो बहुत ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। और ये आपको बता दिया 2022 के जो मॉडल पेपर आपके वार्षिक परीक्षा के जारी किए गए हैं, मैंने इंग्लिश का सॉल्यूशन करा दिया है, हिंदी का करा दिया है, एसएसटी का करा दिया है, मैथ्स का करा दिया है, और लास्ट आपका साइंस का मैं करा रहा हूँ। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स कराऊंगा। आप सभी सब्जेक्ट्स को तैयार कर लें, आपके लिए सारे उत्तर बना दिए गए हैं। यही पहला चैनल है जिसने सभी सॉल्यूशंस को कंप्लीट कराया है। बाकी आप यूपी में बहुत सारे चैनल बना रखे होंगे लोगों ने, लेकिन कोई भी आपको सॉल्यूशंस नहीं दे रहा है। हमें पता है, हम जानते हैं इस बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खंड का से। और वीडियो के बीच में जो चीज़ बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आप फायदे में रहोगे। बाकी आपकी मर्जी है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अवतल दर्पण बड़ा भी बनाता है, बिग साइज में बनाता है, और आभासी मतलब आपका जो है काल्पनिक टाइप भी ये अवतल दर्पण ही बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक इसमें है ही नहीं, ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। लेकिन इस ऑप्शन में एक मिस्टेक दी है जो उसको आंसर मान सकते हैं, लेकिन मैं केवल आपको बताने के लिए टिक किया है, ये आंसर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ओम मीटर जो है इसका आंसर होगा, केवल इतना आंसर होगा, ठीक है। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर नहीं होगा इसमें, ये स्क्वायर नहीं होगा। तो समझ लेना आपका आंसर सही है। यानी कि मैं अब देखो, अब ये जो आंसर दिख रहा है ये आंसर सही है आपके सामने, ओम मीटर, ठीक है। केवल ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। स्क्वायर लगाना गलत है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ओम मीटर लिखा हुआ आएगा तो वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से रखना, वीडियो पे ध्यान रखना कि पीडीएफ का पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा, और उनको नोट कर लेना। 3 स्टेप में बताऊंगा, यानी कि 3 बार आपको पासवर्ड बताऊंगा। पहले 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और फिर 2 डिजिट, यानी कि टोटल 6 डिजिट बताऊंगा आपको। पीडीएफ खोलने के लिए आपको 6 नंबर पासवर्ड चाहिए, 6 के 6 मैं बताऊंगा। पहले एक बार में 2 बताऊंगा, फिर 2 बताऊंगा, और उसके बाद में 2 बताऊंगा। तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनित्र। सभी को पता होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पार्ट का है, इसमें पूछा गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो वो पक्षमापी द्वारा किया जाता है। पक्षमापी जो मसल्स होती हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है, पक्षमापी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यदि आप अपने प्री बोर्ड अर्धवार्षिक जो पेपर आपके हो चुके हैं और प्री बोर्ड होने वाले हैं, इनके सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर्स को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप भेज सकते हैं। और इस पे कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज ना करें, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का, या फिर कोई भी रिप्लाई ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। आप अपने वार्षिक परीक्षाएं जब हो जाएंगी तो उनके भी प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के लिए भेज सकते हैं इस पे, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए हेल्प के लिए है। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट में कमेंट करेंगे तो आपको लिंक भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये नंबर केवल व्हाट्सएप सोल्यूशन के लिए है, यानी कि आप जो पेपर भेजेंगे उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, इसको ध्यान रखना आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे का क पार्ट पूछा गया है। ये अभी आपने जो जो खंड क देखा, ये आपका जो है फिजिक्स से चल रहा है, ठीक है। फिजिक्स हम देख रहे हैं, इसके बाद में केमिस्ट्री और बायो नीचे आएगा। आपका यही पैटर्न रहेगा आपके मेन एग्जाम में। प्रश्न नंबर 2 का क पार्ट है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पार्श्व दर्पण दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, और क्यों? तो क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं जो छोटा होता है। इस दर्पण का दूरदृष्टि, यहाँ पे उत्तल लेंस लिख लेना, यहाँ पे हाँ यहाँ पे लिखा है बीच में, ठीक है। तो क्योंकि उत्तल लेंस जो है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और जो छोटा होता है छोटा भी बनाते हैं। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यानी कि इस कांच में जब आप देखोगे किसी मिरर में जो गाड़ी में लगा होता है, उसमें पीछे आप देखोगे तो पीछे की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। छोटी मोटी एक चीज़ नहीं, बहुत सारी, पूरा वाइड एरिया कवर करता है।
क्योंकि ये बाहर की तरफ वक्रित होता है, यानी कि इसका जो आपने अवतल दर्पण का देखा भी होगा कि वो ऐसे होता है, ठीक है, कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है। तो उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, ख पार्ट इसमें पूछा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। तो मतलब हम वस्तु की दूरी निकालेंगे, कितनी दूरी में बनेगा। सबसे पहले अवतल लेंस के लिए एम और एफ ऋणात्मक होता है, ठीक है, आपको पता है मैग्निफिकेशन और फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है, ठीक है। और क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है तो दिया गया है क्या है हमारे को, एफ जो है वो -15 यानी कि हमारा ऋणात्मक होता है, और वी भी जो वस्तु होती है अवतल दर्पण की वो होती है माइनस में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें माइनस में आ गई। अब इन दोनों चीज़ों को माइनस में हम रखेंगे दर्पण सूत्र में। दर्पण फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेंस सूत्र क्या है, 1/b - 1/u = 1/f। सभी को इसमें रख देंगे। एफ का वैल्यू है आपका 15, ये रखा, ठीक है। और दूसरा है वी की वैल्यू, वी की जगह पे हमने रखा -10। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से आती है। इसमें हमें क्या करना है, हमें बताना है इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए 1/10 प्लस में 1/5, ये इसको हमने इधर कर लिया, 1/u को उधर ले गए, तो हमारे पास क्या आया, 1/u बराबर आ गया 1/15 माइनस 1/10। ये माइनस वाला इधर ले लिया, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेना, क्योंकि मैंने लगाना भूल गया। यहाँ पर जो है आपको ये नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट तो आपका इतना है जो मैं दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये पार्ट तो इतना है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 1/u निकालना है। तो आपको 1/u को बराबर 1/15 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, 1/10 इज इक्वल्स टू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा आपका 2 - 3/30। इसका एलसीएम आएगा इतना, तो 15 दूनी 30, तो 2 आ गया, और 10 तियां 30, तो -3 आ गया, तो 2 - 3/30। और इसको हमने सॉल्व किया तो 1/u बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/u 2 बार लिख दिया है, तो इसको भी हटा देना, ठीक है। यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो हटा देना। 1/u बराबर हो गया यहाँ पे -1/30, और -1/30 का मतलब u बराबर क्या हो गया, -30। -30 आ गया u आपका, ठीक है। अब u अगर -30 है तो आपका जो आंसर क्या आया, u -30 है, इसका मतलब वस्तु जो है लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो हमारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने तो कितनी दूरी रखेंगे वस्तु को, तो इतनी दूरी रखेंगे 30, ठीक है। यही चीज़ हमें बताना है कि लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। यू डिस्टेंस जो है वस्तु की है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/, ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रखी, सॉल्व किया, ये आ गया, बस कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। तो ये है आपका, जिस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं, यानी कि आपको पास की भी चीज़ें ना दिखाई दें और दूर की भी चीज़ें ना दिखाई दें, तो इसमें आपका जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। और जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु तथा नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, और इस दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। पहला पासवर्ड नोट करें, पहला पासवर्ड आ चुका है आपका 89, 8 9 आपको जो है पहला पासवर्ड डालना है। ये ध्यान रखना है, पासवर्ड में वीडियो के ड्यूरेशन में बताता रहूँगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो पहला पासवर्ड 89 है। इसका निवारण पूछा है इसने, निवारण कैसे होगा, तो इस प्रकार के दोष से निवारण के लिए हमें बायफोकल लेंस, यानी कि वो फोकल लेंस यूज करते हैं हम जिसमें उत्तल प्लस अवतल दोनों के दोनों लेंस होते हैं। यानी कि एक ही आपका कभी किसी का चश्मा आपने देखा होगा, तो जो बुजुर्ग होते हैं उनका चश्मा देखना, उसमें छोटा सा कटा हुआ हिस्सा होगा, अलग ही दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ लगा, दूसरा शीशा लगा हुआ है। उसी तरह का शीशा उसमें जो बायफोकल लेंस होता है उसमें दोनों लगे होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जिस आदमी को ऊपर दूर देखना है तो अवतल देखेगा, नीचे देखना है तो उत्तल देखेगा, यानी कि दोनों लेंस एक ही आईने में लगे रहेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कभी एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको पता चल जाए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ये ज्ञात कीजिए। अथवा में है लेंस क्या होता है, और प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे उत्तर लिखा है ना, तो ये उत्तल है। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित
बिंदु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींच करके दर्शाइए। तो ये जो है लेंस का जो ये चीज़ मैंने बताया है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखोगे, आपकी प्लेलिस्ट जो बनाई गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की, तो उसमें जाओगे तो आपको लेंस के लिए मैंने उत्तल लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। कोई भी मिरर का डायग्राम पूछे पूरे एग्जाम में, आप उसको उस वीडियो को देख लिया तो सब कुछ बना सकते हो। तो इसका आंसर वहाँ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवल विजिट करना है, बस इस छोटा सा काम करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देखने के बाद में आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 10th क्लास की यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर्स के नाम से। उसमें आप जाओगे तो आपको उत्तल और अवतल दर्पण का जो चित्र प्रतिबिंब कैसे बनता है वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। एफ पे होगा तो कब बनेगा, वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ बनेगा, सारी चीज़ें। तो ये वाला क पार्ट जो है इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। आपको दिया क्या गया है, तो इसमें 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर जो है आपको 20 दे रखा है। और इसको सबसे पहले समझाने से पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये जो है आपका कौन-सा है, अवतल दर्पण है। तो पहले सबसे पहले अवतल दर्पण का चित्र देख लें, ठीक है? ये चित्र आपके सामने है। अब इस चित्र में ये आपका दर्पण का ये वाला डायग्राम जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो, इसमें क्या है कि ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पूरा का पूरा, ये कैसा है आपका? ये अवतल है, ठीक है? क्योंकि इसके बाहरी सरफेस पे हमने पॉलिश किया है और अंदर वाला झुक गहरा है इसलिए, ठीक है? अब आप अवतल दर्पण में एक चीज़ तो आपने ये देख ली। अब इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ निर्देश होते हैं, उसको हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसमें क्या है कि आपका जो इस साइड जाएंगे हम तो पॉजिटिव लेंगे और इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो अभी क्या बोल रहा है कि आर, आर किधर है, देखो आर इधर है। आर क्या होता है, आपका पोल यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है पी, पी से लेके सी वाली डिस्टेंस जो होती है ये होता है आर। तो आर कितना दे रखा है, ये 20 दे रखा है। और माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हम इस तरफ इसका डिस्टेंस पी से इस तरफ आ रहे हैं, पी से हम इस तरफ आ रहे हैं, इसलिए हम इसका डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है? यहाँ पे बताया है मैंने ऊपर साइन बना के। तो इधर आएंगे तो आर हो गया नेगेटिव, तो आर हमारे पास -20 आ गया। समझ में आया यहाँ तक? दूसरी चीज़, अब हमें एफ निकालना है। एफ होता है इसके इन दोनों के बीच की दूरी। तो एफ क्या होता है, इसका आर का आधा। तो एफ बराबर हो जाएगा r/2 और आर हमें दे रखा है -20। तो इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये आ गया यहाँ पे हमारे पास आर, ठीक है, एफ। और इसके बाद में हमें एक और चीज़ दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है कि 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। पहले केस में 5 सेंटीमीटर लेंगे, दूसरे में 15 सेंटीमीटर, वस्तु अगर दूर रखी हो। तो वस्तु की दूरी जो है पोल से नापी जाती है। पोल जो है आपका ये रहा ध्रुव, और ध्रुव से आप जब इसको वस्तु किधर इधर रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे। तो मिरर के सामने जब रखेंगे तो आपका इस तरफ ही रखेंगे, तो हम पोल से किस तरफ जा रहे हैं, हम पोल से इस तरफ जा रहे हैं, और इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब यू भी -5 आएगा, ठीक है? 5 तो दे रखी है, लेकिन हमें प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है ये बस हमें ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास आर मिल गया -20, एफ हमने निकाल लिया -10, यू हमने देख लिया -5, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमारे को पता है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र लगा देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा पहले केस का। इसी तरह से दूसरे केस का भी आ जाएगा। दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/f, ठीक है? तो इसको हम 1/b यानी कि b निकालना है। तो f की जगह f हमने कितना है हमारे पास -10 और u हमारे पास -5। तो -10 ये रख दिया, -5 ये रख दिया। इन दोनों को जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ठीक है? तो 1/b आ गया, 1/10 प्लस में 1/5, इसका एलसीएम लिया आया 10। 10 का एलसीएम से हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1/10। अब 1/10 जब ये आया तो v की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 से गुणा हो जाएगा, ये v से गुणा हो जाएगा, यानी कि v बराबर +10 आ गया। +10 का मतलब क्या है, यानी कि +10 है तो प्लस किधर है हमारा, प्लस इधर है, यानी कि हमारा प्रतिबिंब किधर बना, हमारा प्रतिबिंब इस साइड बना, इस तरफ कहीं बना, प्लस आया ना तो इस तरफ बना। तो हम कहेंगे कि मिरर के पीछे बना। तो अब चलिए देखते हैं। अतः प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। दर्पण के पीछे बनना प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा बनेगा। अगर दर्पण के पीछे बना है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा यानी काल्पनिक होगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जब आभासी होगा तो सीधा बनेगा। ये आप मेरा वीडियो जरूर देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा कब बनेगा, उल्टा कब बनेगा, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। 15-20 मिनट का वीडियो है, उसको जरूर देख लेना, उसमें आपका काम हो जाएगा सारा, पूरा चैप्टर कवर कर दिया है उसमें। तो ये आपका आंसर हो गया। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। अगर पीछे बनता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और आभासी है तो ऑब्वियस सी बात है वो सीधा होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। उसमें बोल रहा है कि इसमें u जो है आपको 15 लेना है, 15 सेंटीमीटर लेना है। तो हम यहाँ पे u कितना लिया था, -5, अब हम यहाँ पे ले लेंगे
-15, आर तो हमारे पास -20 है, एफ हमारे पास -10 है, यू हमारे पास -15 हो जाएगा। दर्पण सूत्र में रखेंगे, उसी सूत्र में रखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? तो हमारे पास आ जाएगी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1/15 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 30 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 1 में आपका 30, यहाँ पर जो है मैंने मिस्टेक कर दी है, इसको आप सही कर लेना। यहाँ पे देखिए माइनस 1/30 आएगा, यहाँ पे 30 लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको करेक्शन करना है, मैंने बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया, ऊपर वाला ही मेरे ध्यान में रह गया, इसी को देख के मैंने लिख दिया, यहाँ पे नहीं देखा मैंने ध्यान से। तो आप क्या करोगे, 1/30 लिखोगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, आपको यहीं पे चेंज करना है, 30 करना है, यानी कि v बराबर -30 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -30 आएगा, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर -30 आएगा, ये क्लियर कर लेना। मैं आपका जो पीडीएफ डालूंगा उसमें इसको सही कर दूंगा, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 30 आएगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने, देखिए माइनस का साइन आ गया तो माइनस जो है किधर आता है, तो प्रतिबिंब जो है इधर आएगा, यानी कि प्रतिबिंब हमारा बिंब जो है इधर बनेगा। तो इसका सामने बन रहा है दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा भी होगा और वास्तविक भी होगा। पीछे बनता तो काल्पनिक होता और सीधा होता, और इधर बना है तो उल्टा भी होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। यहाँ पर इसको सही कर लेना आप, ठीक है। इसको मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया है, मैं आपको इसको करेक्ट करके पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। और ध्यान से रखना है कि पीडीएफ का पासवर्ड वीडियो में ही बताया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने एक पासवर्ड आपको बता दिया है, आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं दिखा देता हूँ। एक पासवर्ड है 89, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पर 30 करना है, ध्यान रखना है, ये 10 नहीं है, यहाँ पे 30 करना है, क्योंकि बटे में 30 है ना, तो ये 30 रहेगा, 30 रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। पाठ है, किसी चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 और मोटाई 2a है। तो ठीक है, एक तो ये प्रश्न है जिसको आप कर सकते हैं, और दूसरा प्रश्न अथवा में जो है ये दिया गया है कि आपको विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखना है। 10, 20 और 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको निकाल कर बता देता हूँ मैं आपको। इसमें है, हम पहले विद्युत विभवांतर को हम बताएंगे, तो वो इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि आपका कोई ये ऐसा है लाइन है, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पे, तो यहाँ से इस चार्ज को यहाँ तक पहुँचाने में जो आपका कार्य करेंगे उसी को हम विद्युत विभवांतर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वोल्ट होता है। इसके बाद आते हैं, आपका जो है ये कौन सा है, पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में 10, 20 और 30 है। तो हमारे को दिया गया है R1 10, R2 20 और R3 30। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर, फॉर्मूला जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1 में सब लिख देंगे और इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11/60, यानी कि हमारा जो 1/r1 कितना आ गया, 11/60, ठीक है। तो ये हमारा किस में आया, समांतर क्रम में, ये समतुल्य प्रतिरोध है। और इसके बाद में दूसरा जो है श्रेणी क्रम में, हमारा सीधा हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है, हमने सारे को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 60 ओम। तो हमारे पास जो 60 ओम है और 11/60 जो है आपका दो आ गए, एक श्रेणी क्रम में आ गया 60 और समांतर क्रम में आ गया 11/60 ओम, ठीक है। ये पाई नहीं है, ओम है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है और इसका सिद्धांत और कार्यविधि भी स्पष्ट करना है। और दूसरा है, परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका का चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, और किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये बताना है। तो आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। मैंने विद्युत मोटर का नामांकित चित्र करके इसके कार्यविधि बताई है। तो इस तरह का आपका विद्युत जो है मोटर का डायग्राम आप इस तरह का बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। आप इस तरह का ये जो डायग्राम है पूरा का पूरा कंप्लीट, आप इस तरह का इसका डायग्राम बनाएंगे। घूर्णन दिशा है जो इसकी ये है, कुंडली है आपको बता रखी है, चुंबक है यहाँ पे साइडों में ये लगा है एस और एन वाले। उसके बाद में ब्रुश जो है इस तरह का बना दोगे, और एस और S1 और S2 जो है आपका इसका वलय हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका हो गया, बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो ये डायग्राम आपको बनाना है। चाहें तो आप अपनी बुक से रेफर कर सकते हैं, वो डायग्राम भी बना सकते हैं। तो डायग्राम समझ में आ गया आपको। अब इसकी कार्यविधि को आपको बताना है। तो कार्यविधि इस तरह से यहाँ पे लिखी गई है।
तो आपको बता देना है विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इसका सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है, यानी कि जो यहाँ पर जो ये अक्ष है ये इसी अक्ष पे, ये जो डैश डैश लाइन है इसी अक्ष पे ये घूमती रहेगी, यहीं पर घूमती रहेगी। पंखा जैसे आपका घूमता है एक ही जगह पे रहता है और घूमता रहता है। इसकी रचना कैसी है? इसके मुख्य भाग हम बता देंगे, जिसमें आपका चुंबक होता है, ठीक है? उसके बाद में इस कुंडली होती है। नेक्स्ट जो है इसमें विभक्त वलय होता है, ठीक है? और बुशेस होते हैं जिसको हम B1 और B2 बोलते हैं, ठीक है? इनको S1 और S2, विभक्त वलय को S1 और S2 से दर्शाया जाता है। बैटरी से हम जोड़ते ही हैं तो ये हो गया। कार्य जो छोटा सा है 4 लाइनों का, इसको आप लिख दोगे कार्य कैसे करता है। तो इस तरह से आप इस कार्य को समझा दोगे। तो आप आराम से शांति से इसको पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया आपसे? खंड ख, यानी कि आ गए हम केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे बोल रहा है Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉपर जो है ये सल्फेट को विस्थापित करके Zn को दे दे रहा है, यानी कि एक चीज़ विस्थापित हो रही है तो विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? दूसरा है जल की कठोरता हटाने के लिए सभी को पता है धवन सोडा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है धावन सोडा या धोवन सोडा, दोनों चीज़ बोलते हैं इसको। निम्न में से किस यौगिक में डैश OH की क्रियात्मक समूह होती है? तो ब्यूटेनॉल, ऑल जहाँ पे लगा होगा ऑल, नॉल, ये होता ऑल, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रखना है ये वाली चीज़, ठीक है? पासवर्ड के लिए ध्यान रखना है आपको वीडियो में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ब्यूटेनॉल, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया ब्यूटेनॉल, सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाला। इसके बाद आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देके आपको समझाना है। बहुत ही सिंपल है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, ठीक है? और सभी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन अपचयन एक साथ संपन्न होती हैं उन सभी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी रेडॉक्स ना देकर के ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया समझाइए लिख दिया तो ये मत सोचना कि मैंने पढ़ा नहीं है, इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है? इसमें उदाहरण हम दे सकते हैं Cu और Zn, यानी कॉपर और जिंक को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें जो है आप देखोगे कि इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है। इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में Cu2 प्लस जो आयन है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्वस में है, इसमें ये देखो आपका इसका अपचयन होकर के ये +2 हट जाता है इसका। तो यहाँ पे इसका Cu का अपचयन हो रहा है। और Zn में जब देखोगे तो Zn में यहाँ पे कोई भी चीज़ चार्ज नहीं है। तो Zn में Zn+2 जो यहाँ पे Cu पे था वो चला गया Zn पे। यहाँ पे जो Zn का वो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन भी हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है? बस इतना सिंपल अभिक्रिया लिखिए ताकि आप लोग याद कर पाओ, नहीं तो बड़ी-बड़ी अभिक्रिया भी है आपके बुक में भी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। इसमें है ख पार्ट, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग आपको बताना है। बनाने की विधि क्या है? अमोनिया सोडा विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट माध्यमिक यौगिक के रूप में मिलता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? NH4HCO प्लस NaCl हम इसको मिला देंगे, ठीक है? यहाँ पे NaCl मिला देंगे जो कि आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे तो ये NaCl जो है यहाँ से टूट करके HCO3 में जुड़ जाएगा। यहाँ पर NaCl जो है केवल NaCl ये टूटेगा और टूट करके इसमें पार्ट में इसमें जुड़ जाएगा। ये NH4 और Cl जो है यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है? तो आप देखोगे कि इसकी रिएक्शन से ये बना और ये वाला अलग इस तरह से बना। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट में Cu2 गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट हमने बना लिया, ठीक है? अब हमें सोडियम कार्बोनेट में जो है हम क्या करते हैं कि इसमें CO2 प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो है मिल जाता है। तो NaHCO3 जो है यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। इस तरह से है इसका रिएक्शन। और यहाँ पर जो है इसका उपयोग भी बताना था, यहाँ पे उपयोग पूछा है। तो उपयोग में बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लतिया अम्लीय हाँ, जब पेट में अम्ल हो जाता है, गैस वैस हो जाती है तो उसके रूप में काम होता है। आग बुझाने के यंत्र में भी इसका उपयोग होता है। तो ये सारे इसके आंसर हैं। अगला है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम कहता है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं।
ठीक है, जो भी उनकी परमाणु संख्या होती है उनकी आवर्ती फलन होते हैं। और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है घटती है। यही पूछा है कि परमाणु त्रिज्या पे क्या फर्क होता है, तो ये घटेगी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। 2 नंबर का है कि एक लाइन में आंसर हो गया। आठ नेक्स्ट जो 7वां है, इसका IPUC पैक नेम लिखना है। तो आयु पैक नेम लिखेंगे तो इसका जो है ये हो जाएगा 4,4 मेथिल ब्यूटेनाइक अम्ल, जो कि यहाँ पे आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन पे यहाँ पे बॉन्डिंग है, जो इधर भी है और इधर भी है। यहाँ पे 4,4 पे डबल आ जा रहा है, तो 4,4 मेथिल ब्यूटेनाइक अम्ल जो है इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो क्लोरीन है यहाँ पर आपका आ रहा है, तो यहाँ पे आप कार्बन को देखोगे तो यहाँ पे जो है चेन कितनी बनेगी, CC। और यहाँ पे आपका आ जा रहा है डबल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, संक्षारण किसे कहते हैं? धातु के संक्षारण रोकने की 2 विधियां बतानी है। संक्षारण जो है धातु या वायुमंडल की नमी में CO2, SO2, NO2, H2S आदि के गैसों के से क्रिया करके अवांछनीय यौगिक की परत बना लेती है, जिससे वस्तुएं धातुएं की सतह खराब हो जाती है। ये क्रिया संक्षारण यानी जंग लगना कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे होना, सोने चांदी का गहना जो है वो काले की तरफ पड़ना, तो उसको हम सफाई के लिए देते हैं। तो वहाँ पर एक्वारेजिया यूज़ करता है, एक्वारेजिया से उसको साफ करता है। और जंग से बचने के उपाय क्या है? पेंट कर सकते हैं, तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। तो आप केवल ये डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि अगर 2 नंबर का आंसर है तो आपको केवल नाम बता देने हैं। डिस्क्राइब मैंने इसलिए किया है कि ताकि आप लोग याद कर सकें, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 8 जो है, निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको बतानी है। इसमें कार्बनिक यौगिक का प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताना है, साबुन की सफाई प्रक्रिया बतानी है और समजातीय श्रेणी बतानी है। तीनों में से किसी एक पर। तो 2 + 3 + 2 = 7। 7 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपके मेन एग्जाम में। 8वां क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, ये ध्यान रखना है। मैंने जैसे बताया आपको 2022 के मॉडल पेपर्स में इंग्लिश, हिंदी, SST, मैथ और साइंस को पूरे उत्तर बना कर दे दिए गए हैं। उनको देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अथवा में है, आप या तो ये करेंगे या अथवा वाला करेंगे। मैंने अथवा वाला कर दिया, क्योंकि अथवा वाला थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट पड़ता, तो अथवा वाला करना जरूरी था, तो इसको मैंने कर दिया। सारे रासायनिक समीकरण जो आपको बताने थे। एथेनॉल्स एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो एथेनॉल को हम जो है, ये रहा एथेनॉल, इसको सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास ये उत्पाद बन जाएगा। ठीक है। दूसरा है, एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनेगा? तो ये है हमारा एथेनॉल, जिसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। ये मत सोचना कि एथेनॉल लिखा है तो एथेनॉल ने, ठीक है, यहाँ पे भी ये भी एथेनॉल है, ये सोडियम के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पर जब इसको करते हैं तो एथेन बनता है। ये पूरा का पूरा एथेन बनता है और वाटर निकलता है साथ में। तीसरा पूछा है, मेथेन को वायु में जलाया जाए तो क्या होगा? तो मेथेन को वायु में, ये रहा मेथेन और वायु है आपका ऑक्सीजन, और ये हमारे को एक देगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल देगा और हीट और लाइट देगा, यानी कि आपका ताप और रोशनी देगा। इसके बाद में आपका चौथा जो पूछा है, इसमें पूछा है एथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो ये चौथे में हम देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल जो है आपका, ये इसमें आपका ये किससे क्रिया करवा रहे हैं? हम एथेनोइक का करवा रहे हैं, एथेनॉल से। तो एथेनोइक और एथेनॉल मिलकर के हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसमें आपका एथेनॉल ये हो जाएगा। हाँ ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होगा? तो एथेनोइक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा, तो आपके पास में पांचवा, सॉरी ये वाला पांचवा ऊपर है। एथेनोइक जो है आपका सोडियम कार्बोनेट ये रहा, इससे करेगा तो एथनो एथोनोएट बनेगा, सोडियम एथोनोएट बनेगा, एसीटेट भी बोलते हैं इसको, तो आपकी मर्जी, आप जो बोलें, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। पांचवे के बाद में छठा जो पूछा है, इसमें पूछा गया एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से, हाइड्रोकार्बोनेट तो H लग जाएगा इसमें, तो यहाँ पे NaHCO3 से ये इसको अभिक्रिया करना, ऊपर वाला ही है। लेकिन इसमें देखिए दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे। फर्क क्या है इनमें? ये जो 2 है ना बैलेंसिंग वाला, ये 2 ये नहीं आएगा, बस, बाकी कुछ नहीं है। और लास्ट जो पूछा है, एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या होगा? तो हमारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये होगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन का? 8वें क्वेश्चन का कंप्लीट। अब आते हैं ग पार्ट में, जिसमें आते हैं हम बायोलॉजी सेक्शन में। केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, बायोलॉजी कर रहे हैं। निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर आपको मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ये बताना है। ठीक है, आपको 2 पासवर्ड में बता चुका हूँ, उस पासवर्ड को जरूर आपको
ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि पासवर्ड आप भूल जाओ, ठीक है? तो मैं आपको एक बार पासवर्ड बता देता हूँ। पहला वाला पासवर्ड उसको नोट कर लेना है, जो कि था 89। ऊपर स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ लिखा हुआ है 89 है, ठीक है? इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पासवर्ड है, वो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो इस तरह से आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखना। जहाँ पे भी पासवर्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे करके पासवर्ड देख लोगे, ऐसा में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पासवर्ड मैंने अपने हिसाब से रखा है, तो उसको आपको मैं ही बताऊंगा। एक बार बताने के बाद आपको बार बार मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इसको पूरा देखना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है, आगे बढ़ते हैं तो उसमें मिलेगा। ये हमने कर लिया, नाम कर लिए। अब आते हैं ग पार्ट में। यहाँ पे निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिका जो है मादा में नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला है, जीवाश्म ऊर्जा है, धरती के नीचे दबे दबे बनता है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में है? तो यांत्रिक ऊर्जा बनाने के लिए, यानी ये सॉरी यांत्रिक कार्य में किया जाता, मैकेनिकल एनर्जी के लिए किया जाता है, रासायनिक कार्य के लिए नहीं किया जाता, ठीक है? रासायनिक कार्य में इसका कोई उपयोग नहीं है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पूछा गया, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। कल ही मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उसके अर्धवार्षिक पेपर का, तो उसमें ब्लैंक स्पेस में था ये क्वेश्चन। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं आपको बतानी है, और इसके उप उत्पाद क्या होंगे? तो स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक से जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस तरह से CO2 प्लस H2O मिलकर के सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पे ग्लूकोज टाइप बना देंगे, यहाँ पे आपका जल बना देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बना देंगे। ये सारी चीज़ें स्वपोषण की आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है? सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। और इसके उत्पाद जो हैं ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, जल और रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का। पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको। आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए इस नंबर पे भेज सकते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको आप आराम से पढ़ लेना। इस तरह का, या तो आप अपने बुक से ये वाला डायग्राम बना दो। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं याद करना है, तो आप ये वाला डायग्राम बना दो, ठीक है? तो दो डायग्राम आपको दे रहा हूँ, दोनों में से जो मर्जी आए, या तो ये बना लो या तो ये बना लो, दोनों ही सही है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय कचरे के धीमे अपघटन के परिणाम स्वरूप गंध और हानिकारक गैसों की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य श्वास लेता है तो ये श्वास नलिका में प्रवेश करके बीमारी पैदा कर सकते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अपघटन के बाद ये पदार्थ उस कार्बन को वायुमंडल में वापस छोड़ देते हैं। तो ये है पर्यावरण को प्रभावित करने का इसका। इसके बाद में आते हैं 11वें नंबर का क पार्ट। कायिक प्रबंधन क्या है? उदाहरण सहित बताना है, या मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है और इसका संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है मैंने। मादा जनन तंत्र में जो है, स्त्रियों में जनन तंत्र को प्राथमिक और द्वितीय लैंगिक अंगों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें प्राथमिक में एक ही होता है, जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, ओवरी। और ये अंडाशय के बारे में आप लिखोगे प्राथमिक में, ठीक है? यहाँ पर केवल इतनी डिटेल बता दोगे। दूसरा पासवर्ड नोट कर लें, 10 है। दूसरा पासवर्ड 10 है, ध्यान रखना है। पहला पासवर्ड बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड ये है। अब तीसरे बार में लास्ट पासवर्ड बताऊंगा, PDF आपको खुल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अंडाशय जो है, इसके बारे में आप लिखोगे। और इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें स्त्रियों में जनन तंत्र में प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा गया। तो प्राथमिक तो ये आ गया अंडाशय, और द्वितीय लैंगिक अंग में जो है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका आ जाएगा अंडवाहिनी। और भी है इसके साथ साथ में। तो अंडवाहिनी पहले आप लिखोगे, अंडवाहिनी, ठीक है? ओविडक्ट होता है, इसके बारे में समझाओगे। उसके बाद में आप इसका डायग्राम जो आपसे बोला है, तो ये डायग्राम तो आपके पास सभी के पास होगा। इस डायग्राम को आप बुक से भी रेफर कर सकते हो और खुद भी बना सकते हो, जैसी मर्जी आप इसको बना सकते हो, ठीक है? ये डायग्राम हो गया आपका मादा जनन तंत्र का। अब यहाँ पर जो है, आपको सभी को पता है कि ये यहाँ पर आपका ये ग्रीवा है, गर्भाशय है, ये अंडाशय है, गर्भाशय गुहा है, और अंतःस्तर है, ये योनि है, ये अंडाणु है, ये फंडस है, और ये सब कुछ। आप इसी तरह से छोटा सा डायग्राम बनाओगे और 4-5 चीज़ें लिखोगे, बहुत बेस्ट रहेगा। इसमें आपका जो द्वितीय लैंगिक अंग में है, अंडवाहिनी ओविडक्ट हो गया। दूसरा है यूट्रस, गर्भाशय हो गया। तीसरा जो है योनि यानी कि वेजिना हो गई। उसके बाद में आपका जो है, ये तीन ही अंग होते हैं आपके सेकंड में, बस इनको बताना है, 3 अंगों को डिस्क्राइब कर देना और लास्ट में लिख देना है। स्त्रियों में मूत्र मार्ग तथा जनन छिद्र अलग अलग होते हैं। मादा जनन नांग में पोर्थोलिन नामक ग्रंथि जो है पाई जाती है, जो क्षारीय द्रव को स्रावित करती है। मादा जननांगों द्वारा मादा हार्मोन प्रोस्टेट्रोन और एस्ट्रोजन उत्पन्न किए जाते हैं। कभी कभी ध्यान रखना, पूछा जाता है कि मादा
के द्वारा उत्पन्न किए गए कौन-कौन से हार्मोन हैं या मादा में पाए जाने वाले कौन से हार्मोन हैं, तो आपका ऑप्शन दे देगा, आपको पता नहीं होगा, तो ये याद करना, ठीक है? जो गौण लक्षणों को प्रकट करते हैं तथा जनन क्रिया को नियमित तथा नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, पासवर्ड नंबर 2 ही बता दिया, पासवर्ड नंबर 3 अब मैं बताने वाला हूँ, तो तीनों को एक साथ लिख देना, आंसर सही हो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर है, लिंग सूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है। अथवा में जीवाश्म क्या है? वे जैविक विकास प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाते हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने लिंग सूत्र, गुणसूत्र क्या होता है और मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये बताया है। तो यहाँ पे है, गुणसूत्र जो लिंग का निर्माण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव में गुणसूत्र 23वां जोड़ा लिंग सूत्र का होता है और मादा में XX के रूप में और नर में XY के रूप में होता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये हम बता सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, आपको दिक्कत नहीं है, केवल ये डायग्राम बना देना और ये 4 लाइन लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नर व मादा में युग्मनज के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। नर में जो है X और Y युग्मक और मादा में केवल X युग्मक निर्मित होते हैं। नर के X युग्मक जब मादा के X युग्मक यानी कि दोनों को जब सेम युग्मक एक साथ संलयित होते हैं तो मादा संतति यानी कि लड़की पैदा होती है। और जब नर का Y, क्योंकि नर में X और Y दोनों होते हैं, तो नर जब Y अपना युग्मक देता है, मादा के पास से X ही मिलेगा हमेशा, तो मादा के X और Y मिलकर के एक जब संलयित होते हैं तो यहाँ नर संतति यानी कि लड़का होता है। ये आपकी हो गई, हमें मानव में लिंग को निर्धारित कैसे किया जाता है ये बताया मैंने। अतः मानव में निषेचन के फलस्वरूप 50% मादा संतति और 50% नर संतति होने की संभावना है, यानी कि यहाँ पे 50-50 चांसेस है कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में नर वाई गुणसूत्र या नर युग्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि ये वाली जो है स्पेशल यहाँ पर निर्धारण में वाई गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यही लिंग चेंज करता है। इसके बाद में आप ये डायग्राम ज़रूर बनाना, ये डायग्राम बना दोगे तो आपको आंसर पूरा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा और आपको सारा का सारा मिल जाएगा। देखिए, जैसे नर है, नर में XY होता है, मादा में दोनों में XX है। अगर इसका X और इसका X दोनों अगर XX मिल गए केवल, तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास मादा भ्रूण मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर जब भी XX मिलेगा, देखो यहाँ पर ये X आया, यहाँ पर X आया, इधर से ये X आया यहाँ पर, ठीक है? दोनों XX हुए तो मादा हुआ। अगर इसका X इधर से आया और इसका X, इसके 2 गुणसूत्र है, ये वाला भी X आएगा तो भी मादा ही होगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Y है, इसका अगर Y वाला आता है तो, और इधर इधर से इसका X वाला आता है तो भी ये नर होगा, और इधर से ये Y वाला इधर जाता है और इधर से इसका X वाला आता है तो भी नर भ्रूण होगा। तो दोनों की प्रतिशत क्षमता देखोगे तो 50-50 है, यानी कि 2 बार ये भी मिलता है और 2 बार ये भी मिलता है, तो हमारे पास 50-50 चांसेस होते हैं। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद में मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके क्षुद्रांत और आमाशय में होने वाली पाचन क्रिया को वर्णन करना है। अथवा में पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट करना है। ये वाला डायग्राम बनाएंगे जो कि आपकी बुक से मिल जाएगा आपको। इस तरह का डायग्राम नहीं है तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ का पासवर्ड मैं बता ही दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप जो है सिस्टम आप करोगे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पेज, इसके नीचे आते हैं, हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आमुष्य में पाचन क्रिया और एक क्षुद्रांत में पाचन क्रिया के बारे में मैंने यहाँ पे समझाया है। इसको दोनों को पैसेज को अच्छी तरह से नोट करो, लिखो, याद करो, आपकी मर्जी है। इस आपके सामने जो चीज़ दिखाई दे रही है, इसी को आपको जो है याद रखना है और इसी को आपको इसी तरह से याद करना है, क्योंकि बहुत सोच समझ के मैंने इसको लिखा है और इसको लिखने में बहुत मेहनत लगती है, आपको पता होगा, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लें और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने केवल डायग्राम बताने के लिए, दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा छोटा किया था, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स की शिकायत ना हो कि छोटा कर दिया। तो ये आमस्य के पाचन क्रिया को आप इस तरह से दिखा देंगे और क्षुद्रांत की क्रिया को इस तरह से दिखा देंगे। दोनों ही कैसे अपना काम करते हैं, ये पूरा का पूरा आप इस पेज पे देख सकते हैं।